हाय दोस्तों, मैं गंगाराम त्रिपाठी आप सबका भव्य ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण ये हाई स्कूल से रिलेटेड टॉपिक है। हाई स्कूल के एग्ज़ाम के लिए जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है, यह कैसे बना होता है और इसके काम क्या होते हैं, इसको हम क्यों पढ़ते हैं, इससे संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में हम जानेंगे और इसके कुछ मुख्य मुख्य बिंदु होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं। वैसे तो दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तो होता है समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। ऐसा दर्पण जो बिल्कुल क्या हो, सपाट हो, कहीं पर भी उभरा ना हो, उसको हम समतल दर्पण कहते हैं। जैसे जो हमारा चेहरा देखने वाला जो दर्पण होता है, जिसको हम लोग घर में बराबर जो हम लोग उपयोग करते हैं, वो दर्पण आपका समतल दर्पण होता है। उस समतल दर्पण से जो परावर्तित होने वाली प्रकाश की किरणें होती हैं, वो संपूर्ण प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। अतः ये प्रकाश की किरणें कहीं पर भी किसी भी कोई भी किरण किसी दूसरे किरण को नहीं काट सकती है। अतः समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत पर होती है। नंबर दूसरा जो आपका है वो है उत्तल दर्पण। और तीसरा टॉपिक में आपको पढ़ना है अवतल दर्पण के बारे में। तो चलिए देखते हैं हम उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण क्या है दोस्तों? जैसा कि इसमें डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा है, उत्तल दर्पण, यह उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जो जिसका चिकना भाग उभरा हुआ हो, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। और इस दर्पण का जो पीछे वाला भाग यानी जो धंसा हुआ भाग होता है, इधर एक कलाई किया होता है। और यानी प्रकाश का परावर्तन जो है इस साइड से होगा। चिकने हुए यानी उभरे प्रकाश का जो परावर्तन होगा वो उभरे हुए भाग से ही प्रकाश का परावर्तन होगा। ऐसे दर्पण को जो है हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अतः ऐसा दर्पण जो बीच में उभरा हुआ हो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तथा ऐसा दर्पण जिसका जो बीच में धंसा हुआ हो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। इस अवतल दर्पण का जो उभरा हुआ भाग होता है वो कलाई किया हुआ होता है। अतः प्रकाश का जो परावर्तन होगा वो धंसे हुए भाग से होगा, यानी इधर कहीं से होगा। तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। दोस्तों इस उत्तल दर्पण का जो प्रयोग होता है वो जैसे जो मोटर गाड़ी के जो साइड मिरर होते हैं, यानी जो पीछे देखने वाला जो शीशा होता है, उसमें उत्तल दर्पण का हम प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण से जो बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो सदैव वस्तु से छोटा होता है, सीधा होता है और आभासी होता है। नहीं, अगर यदि इस दर्पण से अगर यदि प्रतिबिंब बनेगा तो कहाँ पर बनेगा? इधर दर्पण के पीछे बनेगा। और दर्पण के पीछे यानी वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य बनता है। तो उत्तल दर्पण से जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य बनता है। इसलिए ये जो प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण से, ये हमेशा वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी बनता है। और ऐसे ही अगर यदि हम अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब होता है वो कुछ निश्चित नहीं होता है कि मतलब ये कहाँ पर बनेगा। ये वस्तु के स्थिति के अनुसार जो है अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है वो भिन्न भिन्न स्थानों पर बनता है। चलिए अब हम देख लेते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। जैसा कि नंबर 1 इसमें वक्रता केंद्र। जब हम वक्रता दर्पण के वक्रता केंद्र की बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि जो आपका दर्पण होता है ये किसी खोखले गोले का भाग होता है। जैसे ये आपका एक खोखला गोला है और इस खोखले गोले को हम किसी किनारे से किसी साइड से हम क्या करते हैं, इसको काट लेते हैं। तो जो दर्पण होता है वो आपका एक खोखले गोले का भाग होता है। तो दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है, दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है वो उस खोखले गोले का केंद्र बिंदु होता है जिसका वो भाग होता है। अतः अथवा वक्रता केंद्र की परिभाषा हम कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले का केंद्र बिंदु दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता त्रिज्या, खोखले दर्पण जिस खोखले गोले से बना हुआ है उस खोखले गोले के केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से बना है उस खोखले गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अगली जो परिभाषा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, दर्पण का ध्रुव। ध्रुव क्या है? देखिए, ये आपका दर्पण है और दर्पण का जो केंद्र बिंदु होता है यानी मध्य बिंदु जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं?
दर्पण कहते हैं, यानी हम ध्रुव कहते हैं। यानी ध्रुव की परिभाषा हम ऐसे भी दे सकते हैं कि दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। और अगली जो परिभाषा है वो फोकस है। फोकस क्या है? देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर जो चलने वाली प्रकाश की किरणें होती हैं उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण से परिभाषा बता रहे हैं फोकस का। उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जो चलने वाली प्रकाश की किरणें होती हैं वो परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। ये आती हुई क्यों प्रतीत होती हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण में धसे हुए सिरे पर कलाई किया होता है, अतः प्रकाश की किरणें आर पार तो जाएंगी नहीं। तो इसका मतलब ये प्रकाश की किरणें यहाँ से दर्पण से टकरा करके ये किसी न किसी साइड में ये मुड़ेंगी। तो ये प्रकाश की किरणें जिस भी दिशा में मुड़ती हैं वो, अगर यदि हम यहाँ से इसको देखें तो ये हमें फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यानी ये प्रकाश की किरण हमें जहाँ से भी आती हुई प्रतीत होती है उसी को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। यानी उत्तल दर्पण में उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें जिस भी बिंदु से हमें आती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे हम कैपिटल एफ अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण के ध्रुव और फोकस दर्पण के फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम स्मॉल एफ अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, जिसे हम स्मॉल एफ अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ही अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर जो एरो के माध्यम से आपको दर्शाया गया है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। आप अगर यदि नोट बनाना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट भी बना सकते हैं। गोलीय दर्पण देखिए दिया हुआ है, 3 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। ये कैसा होता है इसके बारे में आप नोट कर सकते हैं। अगर यदि आप इन सब का परिभाषा भी लिखना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के अथवा इसे पढ़ करके आप देख सकते हैं जो सरल शब्दों में लिखा गया है। अगर यदि इसमें से कोई भी मैटर नहीं समझ में आता, कोई भी परिभाषा आपको नहीं समझ में आती है जो भी बताया गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी समस्या का समाधान आप पा सकते हैं, ले सकते हैं।